हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर ग्लोबलाइजेशन की जो बुक है आपकी, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं 20 वीडियो के अंदर में, जिसमें हम जानेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूरे बुक के अंदर में बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ने पे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ साथ ये देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम कितना बड़ा लिख सकते हैं, किस तरह से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, ये एग्जाम पर्पस के लिए बनाया जा रहा है स्पेशली, क्योंकि आपका कल एग्जाम है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। तो ये 6 चैप्टर है आपके टोटल इस बुक के अंदर में, जिसमें पहले चैप्टर के अंदर में संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम सेप वैश्वीकरण एवं नई वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। अगर इसके अंदर मैं सबसे मेन कहूँ कि क्या क्वेश्चन बनता है, किस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम के ऊपर में ही बनता है कि ये है क्या। तो सबसे इसके ऊपर मैं बात करूँ तो इसको शॉर्ट में सेप बोलते हैं, SAP, ठीक है, SAP। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करके इसका पूरा बनता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया था कि विश्व के अंदर में जो खालीपन कहीं कहीं पे रह जाता है, कमी महसूस होती है विश्व के अंदर में, तो उसको भरपाई करने के लिए, खाली स्थान को भरने के लिए सेप का निर्माण किया गया था। अब कौन सा खाली स्थान, जैसे मान लो कई बार होता है देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में किसी तरह की मंदी आ गई, कहीं पे कोई बीमारी छा गई, महामारी छा गई, ठीक है, किसी की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया, क्रैश हो गया किसी की अर्थव्यवस्था को, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो हेल्प होगा, आर्थिक रूप से जो हेल्प किया जाएगा, तो वो किसके लिए, किसकी तरह से कहा जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, तो जो संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम है वहाँ से किया जाएगा, ठीक है, सेप के द्वारा किया जाएगा। तो सेप के द्वारा कौन करेगा, तो या फिर वो वर्ल्ड बैंक करेगा या फिर IMF करेगा, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो करेगा, उनको फंड रिलीज करेगा, उनको फंड देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान के अंदर में मान लो अभी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भगवान न करे कहीं भी आए, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब उनके देश के अंदर में आर्थिक संकट छा गया, अब वो किससे मदद मांगने जाएगा, ठीक है, या फिर वो किसी कंट्री से उधार लेगा, अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो जो मॉनेटरी फंड है वो जैसे मतलब सेप है, संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, तो वो क्या करेगा, उसको फंड रिलीज करेगा, उसको फंड देगा, एक तरह से हेल्प देगा, ठीक है, अपने कार्यक्रम के तहत। तो ये यहाँ पे आ जाता है इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर के अंदर में पहला क्वेश्चन तो इसी से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन से बनता है, कि क्या परिवर्तन हुए, क्या परिणाम निकला, ठीक है, उससे बनता है कि जो विकासशील देश थे, जो नए नए आज़ाद हुए और अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रख रहे थे, जैसे भारत भी है, तो उसके राष्ट्रों में आर्थिक नीति किस प्रकार थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर में बनता है FDI से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये इसके अंदर में क्वेश्चन बनता है। अगर आप FDI वाला आप अच्छे से पढ़ लेते हो कि उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है, FDI होता क्या है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है, तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। इसमें दूसरे यूनिट की बात करो, दूसरा कोई चैप्टर की बात करो, तो दूसरा चैप्टर आता है पराराष्ट्रीय निगम एवं वैश्वीकरण प्रक्रिया। पराराष्ट्रीय निगम क्या होता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, MNC जिसे हम बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनियां जो भारत के अंदर में आकर व्यापार करती हैं, या फिर भारत की कंपनियां जो विदेशों में जाकर व्यापार करती है, वो MNC कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर में बात करो तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फंड की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, जो मनी फ्लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वैश्विक स्तर पर होता है, तो उसकी किस तरह से व्यवस्था होती है, उसको लेकर एक क्वेश्चन बन जाता है, आपके शुरुआत में इसके बारे में दे रखा है। दूसरा इसमें आ जाता है हॉट मनी फ्लो के बारे में, उष्मा, ठीक है, उष्म मुद्रा प्रवाह जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हॉट मनी फ्लो, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में आप ज्यादातर मनी फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हो, कि पैसे का बहाव किस तरह से होता है, किस तरह से उसे हम एडजस्ट करते हैं, किस तरह से हम उसे स्ट्रक्चर में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं पैसों को। कहीं पे जैसे डॉलर और रुपए का आप देखते हो, अक्सर न्यूज में सुनते हो कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपए घट रहा है, रुपए बढ़ रहा है, डॉलर घट रहा है, ठीक है, इस तरह से देखते हो, अलग अलग करेंसी का आता है। रीजन क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फ्लो होता है, ठीक है, जो पैसे की बहाव को ऊपर नीचे करता रहता है। किससे होता है, कैसे होता है ऊपर नीचे बहाव, तो देश कितना मजबूत है, देश का व्यापार कितना मजबूत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको देखते हुए ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अभी डॉलर रुपए के मुकाबले 70-74 रुपए है, ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो रुपए है वो कमजोर है उसके मुकाबले में, ठीक है। अगर मान लो हमारा व्यापार स्तर उतना ज्यादा बढ़ जाए तो हम भी डॉलर के मुकाबले में बढ़ जाएंगे, ठीक है,
हम भी मजबूत होने लगेंगे, डॉलर कमजोर होने लगेगा। तो ये सारा कुछ यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर में एक और क्वेश्चन बन जाता है परराष्ट्रीय निगम कंपनियों से, कि जो अंतर्राष्ट्रीय निगम कंपनियां होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो उसके अंदर में एक क्वेश्चन आ जाता है, एफडीआई वाला भी आ जाता है, ठीक है, कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से इस पर वर्क करता है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर में किस तरह से वर्क करता है। वैश्वीकरण किस तरह से इंपैक्ट करती है, ठीक है, बाजार संरचना क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर में जब भी आप एफडीआई वाला पढ़ो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों में एफडीआई के बारे में अच्छे से दे रखा है, ठीक है, तो जब भी एफडीआई वाले में पढ़ो तो एफडीआई के लाभ हानि क्या है वो पढ़ना, एफडीआई किस तरह से वर्क करता है वो पढ़ना, गुण विशेषता सारा कुछ उसका एफडीआई का जरूर देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे परराष्ट्रीय निगम की बात करो तो एमएनसी कंपनी किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, बाजार की उसकी संरचना क्या है, किस तरह से उसका मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, कंपनी जब जाती है वहाँ पे किस तरह से वर्क करती है, सरकार से क्या डील होता है, ये सारा कुछ देखना जरूर उसके बारे में, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की ओर। तीसरा यूनिट हमारा आता है क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौता। इसके अंदर में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक के ऊपर में बन जाता है भैया, कि क्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय समझौता होता क्या है। तो क्षेत्रीय मतलब एक लिमिटेड दायरे के अंदर में किया गया समझौता, ठीक है। मान लो मेरे प्रिंसिपल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो डाला था लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का, उसमें भी यही एग्जांपल दिया था मैंने। जैसे मान लो एक स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, उसने एक समझौता किया बच्चों और उसके बीच में, ठीक है, तो वो जो उसका समझौता होगा कितने दूर में वैलिड होगा, पूरे स्कूल के अंदर में वो वैलिड माना जाएगा। किसी भी क्लास के अंदर में मान लो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है तो उसका ऑर्डर और उसका जो समझौता है उतने दूर में वैल्यू होगा। पर वही मान लो जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, रमेश पोखरियाल जो निशंक जी, अगर वो किसी तरह का समझौता करते तो उनका ऑर्डर कितने दूर में वैलिड माना जाएगा, समझौता कितने दूर में वैलिड माना जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया। क्यों? क्योंकि वो एक मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, और पूरे भारत की जितनी भी एजुकेशनल संस्था है वो उनके अंडर आती है। इस कारण से अगर एक प्रिंसिपल करता है तो वो सिर्फ उसके स्कूल के अंदर में वैलिड होगा, क्योंकि उसका स्कूल उसके अंडर में आता है सिर्फ, पर जबकि मिनिस्टर के अंदर में पूरा इंडिया उसके अंडर में आता है, एजुकेशन सिस्टम पूरा उसके अंडर में आता है, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रीय संस्था एक लिमिटेड दायरे के अंदर में किया गया समझौता, और बहुपक्षीय जो होता है वो विश्व स्तर पर एक से दूसरे देशों में आपस में किया गया समझौता को कहलाता है, ठीक है। ये सारा कुछ आता है। तो इसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था अच्छे से, तो वाले वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर में जो 2 पॉइंट से ऊपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तीसरे वाले चैप्टर के अंदर में, वो बन जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके अंदर में आप वर्ल्ड बैंक कैसे बना, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ठीक है, क्या कमियां हैं, उसके बारे में पढ़ो। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर में आईएमएफ के बारे में बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, जिसके अंदर में कार्य संरचना, ठीक है, गुण विशेषता, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की क्या कार्य संरचना है, ठीक है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है, क्या उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और क्या गुण है, क्या विशेषता है, सारा लेकर एक क्वेश्चन वहां पे भी उसके बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तीसरा चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ना कभी ना भूलें, उसको जरूर पढ़ें। आगे बात करूं तो यहाँ पे चौथा चैप्टर आ जाता है हमारा कि कृषि वैश्विक तथा विकासशील देश। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो सीधा आपके कृषि वैश्वीकरण के ऊपर में बन जाता है। भैया कृषि वैश्वीकरण है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के फायदे क्या हुए भैया, उसके बारे में बताओगे। जैसे तकनीक में परिवर्तन हुआ, तकनीकों का यूज होने लगा वैश्वीकरण के कारण से। पहले क्या था, हम हल से खेत को जुताई करते थे, पर समय के साथ परिवर्तन हुआ, हम नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, ठीक है, नई नई तकनीक को अपनाते जा रहे हैं, और उसके कारण से हम विकास भी कर रहे हैं, ठीक है। विकासशील देशों पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि विकासशील देशों के पास संसाधन नहीं थे, संसाधनों की कमी थी, ठीक है, तो उसके कारण से वो जब वैश्वीकरण आया तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा इन सब चीजों का, ठीक है। तो वहां पे ये बताओगे, तो ये वाला जो कृषि वाला है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर में, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी एक बार देख लेना। यहाँ पे 5वें यूनिट की बात करो तो विश्व व्यापार संगठन से आ जाता है डब्ल्यूटीओ के बारे में। भैया डब्ल्यूटीओ वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए थे और पिछले कई सालों से इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि डब्ल्यूटीओ का निर्माण कैसे हुआ, डब्ल्यूटीओ कार्य कैसे करता है, या फिर विश्व स्तर पर डब्ल्यूटीओ का क्या प्रभाव है, ठीक है, विकासशील देशों पर डब्ल्यूटीओ का क्या प्रभाव पड़ा, डब्ल्यूटीओ का निर्माण करने का क्या कारण था। इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के मतलब डब्ल्यूटीओ का आता है। तो इसके अंदर में सबसे पहले तो हम बताएंगे भैया डब्ल्यूटीओ डायरेक्ट नहीं बना, डब्ल्यूटीओ को बनने से पहले गेट नामक संस्था बनी, ठीक है, गेट नामक संस्था बनी जो 1947 के करीब में बन गया था। 150 मेंबर के करीब में जुड़े हुए थे, भारत भी उसका एक मेंबर था। एक तरह से वो एक मैनिफेस्टो था,
ठीक है, एक तरह का वो मसौदा था जिसके ऊपर हम वर्क करते थे गेट के अंदर। ठीक है, वही धीरे धीरे करके आगे चल के परिवर्तन हुआ, जो विश्व व्यापार संगठन का नाम से बन जाता है, विश्व व्यापार संगठन का आगमन हो जाता है। मैंने इसके ऊपर भी स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उसी को देखना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से विश्व व्यापार संगठन सबके सामने आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि भैया विश्व व्यापार संगठन किस तरह से वर्क करता है, क्या कार्य हैं, किस तरह से बना, उद्देश्य क्या था बनाने का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से व्यवहार करता है, संबंध कैसे हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लास्ट आपका जो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे वैश्वीकरण के मुद्दे, वैश्वीकरण के कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से आयाम हैं, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मुद्दे क्या है वैश्वीकरण के अंदर में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों को आप बात करोगे, उनके बारे में बताओगे कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, किस जहाँ पे कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, कहाँ पे रेगुलेट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे अंडरलाइन करोगे, वहाँ पे आप दिखाओगे। ठीक है, तो ये टोटल इसके अंदर में जो 8-10 टॉपिक मैंने बताया है ना, यही टॉपिक्स हैं पूरे बुक के अंदर में। पूरे बुक के अंदर में यही पढ़ना है। 6 चैप्टर है, ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं। अगर आपका कल एग्जाम है तो अभी थोड़ी देर भी पढ़ लोगे ना, 2 घंटे भी दे दोगे तो 2 घंटे के अंदर में सारा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो सुबह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको मतलब क्वेश्चन अगर मान लो नकल मार के भी करते हो तो ढूंढने में आसानी मिलेगा और आसानी से कर पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करवाया और आपको लगता हो इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी ज्वाइन करना वहाँ से ज्वाइन करो और उसके बाद वहाँ पे पूछ लो। ठीक है, ये आपके पास अदर ऑप्शन है। और साथ साथ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और रहेगा दोस्तों, आपने वीडियो देखा, ठीक है, आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा करोगे भी, नंबर अच्छे आएंगे भी, ठीक है, बट मेरा क्या फ़ायदा, मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, आप मेरे लिए भी वर्क कीजिए। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे जो चैनल का मैसेज है सभी लोगों तक पहुँचाइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, बच्चे देख लेते हैं वीडियो को पर सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, हम आपके लिए वर्क करें, उसी तरह आप हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, हमारे लिए भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।